मिडिल ईस्ट से जैसी तस्वीरें निकल के आ रही हैं वो सबको ही बेहद झकझोर देने वाली। यहाँ पर सवाल एकदम सीधा है कि क्या ईरान अपने मिसाइल जखीर के दम पर पावर गेम बदल सकता है, और अगर एक साथ सैकड़ों या हजारों मिसाइलें दागी जा रही हैं तो क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम उस हमले को झेल पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरीब। हाजिर हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी मिसाइल क्षमता को लगातार अपग्रेड किया। तेहरान की रणनीति साफ दिखाई दे रही है कि वायुसेना में सीमित क्षमता की भरपाई मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क से करना है। ईरान जानता है कि पारंपरिक युद्ध में उसकी वायु शक्ति इजराइल या अमेरिका के बराबर नहीं, इसीलिए उसने बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और सटीक गाइडेड म्यूजिंग पर भी भारी निवेश कर दिया है। ईरान की सीधी सोच यही है दोस्तों कि डिटरेंस बाय पनिशमेंट पर आधारित है, यानी अगर उस पर हमला हुआ तो वो जवाब में ऐसा प्रहार कर देगा जिसकी कीमत विरोधी को बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली। यही वजह है कि ईरान ने शॉर्ट रेंज से लेकर के इंटरमीडिएट रेंज तक की मिसाइलों का बड़ा नेटवर्क तैयार किया, जिसमें सबसे पहला निकल करके नाम आ रहा है वो है खुर्मशहर 4 मिसाइल का, जिसे कुछ रिपोर्ट में खैबर भी कहा जा रहा है। यह लगभग 2000 किलोमीटर से अधिक रेंज की बताई जा रही है। इसकी खासियत भारी वॉरहेड ले जाने की क्षमता। इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ लंबी दूरी तक पहुंचने वाला मिसाइल नहीं है, बल्कि ज्यादा विनाशकारी पेलोड भी ले जा सकता है। यदि इस तरह की मिसाइलें इजराइल के सामरिक ठिकानों की ओर दागी जाएगी तो यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि रणनीतिक संदेश भी जाएगा। इसके बाद जो नाम आ रहा है वो है फतह 2 का। दोस्तों, फतह 2 को कहा जाता है कि ईरान अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल इसको बता रहा है। जी हाँ, हाइपरसोनिक का मतलब यह है कि ध्वनि की गति से कई गुना अधिक रफ्तार, मैक 5 से ऊपर। अगर मैक 15 की रफ्तार का दावा पूरी तरह सही है तो पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो सकता है। हालांकि स्वतंत्र विशेषज्ञ इन दावों की पुष्टि को लेकर के अभी सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि ईरान अपने तकनीकी आत्मविश्वास को खुल करके दिखाने लगा। तीसरा नाम है सेजिल 2। दोस्तों, सेजिल 2 मिसाइल सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। सॉलिड फ्यूल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे लंबे समय तक तैयार स्थिति में रखा जा सकता है और बहुत कम तैयारी में समय में लॉन्च किया जा सकता है। लिक्विड फ्यूल मिसाइलों को लॉन्च से पहले ज्यादा तैयारी की जरूरत होती है, जिससे वे अधिक समय तक खुले में रहती है और संभावित रूप से टारगेट बन सकती है। सॉलिड फ्यूल मिसाइल के साथ ये जोखिम कम हो जाता है। यही वजह है कि सेजिल 2 को ईरान की त्वरित प्रक्रिया क्षमता का प्रतीक माना जा रहा है। इसके अलावा शाहब 3, जुल्फिकार और कई अन्य मिसाइल सिस्टम भी ईरान की स्ट्राइक क्षमता का हिस्सा बन गए। जुल्फिकार जैसे मिसाइल मोबाइल लॉन्चर से दागी जाती, जिससे उन्हें ट्रैक करना और नष्ट करना कठिन हो जाता है। दोस्तों, बताया जाता है कि मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म हिट एंड मूव रणनीति को संभव बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं उस शब्द की जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चे में, सैचुरेशन अटैक। दोस्तों, सैचुरेशन अटैक का मतलब है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मिसाइल या फिर रॉकेट दागना कि दुश्मन की डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाए। दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% अभेद नहीं होता। हर सिस्टम की एक इंटरसेप्शन क्षमता होती है, यानी वो एक समय में कितनी लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट कर सकता है। अगर एक साथ सैकड़ों मिसाइलें अलग अलग दिशाओं से दागी जाए तो कुछ डिकॉय यानी कि छलावा हो, कुछ ड्रोन हो और कुछ असली वॉरहेड ले जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलें, तो डिफेंस सिस्टम पर दबाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, यही वो रणनीति है जिसे लेकर के चर्चा की जा रही है कि शायद ईरान इसको अपना सकता है। ईरान ने हाल के वर्षों में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी भारी निवेश किया था। कम लागत वाले ड्रोन बड़ी संख्या में छोड़े जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य डिफेंस सिस्टम को व्यस्त रखना होगा। जब सिस्टम ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में व्यस्त हो तब असली बैलिस्टिक मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। ये मल्टी लेवल स्ट्राइक की रणनीति कहलाती है। दोस्तों, इजराइल का एयर डिफेंस नेटवर्क दुनिया के सबसे उन्नत सिस्टमों में गिना जाता है, ये याद रखिएगा। आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और आर्टिलरी शेल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया। ये विशेष रूप से गाजा 6 से क्षेत्रों से आने वाले रॉकेट हमलों को रोकने में प्रभावी रहेंगे। दोस्तों, डेविड स्लिंग मीडियम रेंज खतरों के लिए डिजाइन किया गया है। ये क्रूज मिसाइलों और कुछ बैलिस्टिक खतरों को भी रोक सकता है। वहीं एरो सिस्टम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल के बाहर या ऊपरी परत में इंटरसेप्ट करने के लिए विकसित किया गया है।
एरो 2 और एरो 3 जैसे वेरिएंट इजराइल की रणनीतिक सुरक्षा की रीढ़ माने जाते हैं। जी हाँ, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि मल्टी लेवल सिस्टम होने के बावजूद अगर एक साथ बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलें छोड़ी जाएं, तो किसी भी सिस्टम पर दबाव आएगा। इंटरसेप्ट मिसाइलों की भी सीमित संख्या होती है। हर इंटरसेप्शन की लागत भी बहुत अधिक होगी। अगर हमलावर अपेक्षाकृत सस्ती मिसाइलें और ड्रोन का इस्तेमाल करता है तो वो कॉस्ट इमोजिशन की रणनीति अपना सकता है, यानी कम लागत में दुश्मन को ज्यादा खर्च करने पर मजबूर किया जाएगा। दोस्तों, ईरान की चेतावनी सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं है। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे भी संभावित लक्ष्य इसके माने जा रहे हैं। अगर ईरान शहाब 3 या अन्य मीडियम रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल करने लगा तो ये खाड़ी क्षेत्रों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों तक भी पहुंच सकता है। इससे संघर्ष का दायरा तुरंत व्यापक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अमेरिका की सीधी सैन्य प्रतिक्रिया लगभग तय मानी जा रही है। इसका मतलब होगा कि यह संघर्ष क्षेत्रीय टकराव से बढ़कर के बहुदेशीय युद्ध में बदल सकता है। खाड़ी देशों की सुरक्षा, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री मार्ग सब कुछ दांव पर लग जाएगा। दोस्तों, तेल बाजार इस तरह की किसी भी सैन्य गतिविधि पर बेहद संवेदनशील होगा। अगर मिसाइल हमले होते हैं और तेल सुविधाएं या शिपिंग रूट प्रभावित होंगे तो वैश्विक कीमतों में तेज उछाल संभव है। इसका असर एशिया, यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा पड़ेगा। यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है। सवाल यह है कि क्या ईरान वास्तव में मिसाइल दागेगा या सिर्फ ये एक रणनीतिक दबाव की राजनीति है। दोस्तों, कहा जाता है कि कई बार ताकत का प्रदर्शन ही असली मकसद होता है। मिसाइलों को लॉन्च पैड पर तैनात करना, सार्वजनिक बयान देना और संभावित टारगेट्स का जिक्र करना, ये सब संदेश देने के तरीके हैं। ईरान ये दिखाना चाह रहा है कि वो घेराबंदी से अब नहीं डरता और उसके पास जवाबी क्षमता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इजराइल और अमेरिका की बात कर ले तो इजराइल और अमेरिका भी ये स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि वे किसी भी हमले का कड़ा जवाब दे देंगे। यानी दोनों ही पक्ष आपस में सैन्य क्षमता में बहुत ही सक्षम है, लेकिन निर्णय इस बात पर टिका हुआ है कि राजनीतिक नेतृत्व किस हद तक जोखिम लेने के लिए तैयार है। दोस्तों, कई विश्लेषक ये मानते हैं कि पूर्ण पैमाने की मिसाइल बौछार दोनों पक्षों के लिए बेहद जोखिम भरी होगी, क्योंकि एक बार बड़े पैमाने पर हमला अगर शुरू हो गया तो उसे नियंत्रित करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक्सक्रेशन का खतरा तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में कूटनीतिक बैक चैनल बातचीत भी समांतर चलती रहती है, भले ही सार्वजनिक बयान आक्रामक हो। अंत में दोस्तों, यह शक्ति संतुलन का खेल हो गया। ईरान अपनी मिसाइल ताकत का गेम चेंजर के रूप में पेश कर रहा है, वहीं इजराइल अपने मल्टी लेयर डिफेंस और अमेरिकी समर्थन पर भरोसे जता रहा है। दुनिया भर की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या यह शक्ति प्रदर्शन बातचीत की मेज तक चल के आएगी या फिर ट्रिगर दबने की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। अब सवाल आपसे है कि क्या ये युद्ध की तैयारी है या फिर मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति? क्या मिसाइलों की यह तैनाती वास्तविक में हमले का संकेत है या सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन? आने वाले दिन दोस्तों ये तय ही कर देंगे कि मिडिल ईस्ट में सन्नाटा टूटेगा या फिर कूटनीतिक आखिरी वक्त पर तूफान को थाम लेगा। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की क्लियर कट में बस इतना ही। मिलूंगे मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।